नमस्कार ट्रेडर्स, स्वागत है आप सबका इस वीकली एनालिसिस वीडियो में। आज हम बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी आने वाले वीक में कैसे परफॉर्म कर सकती है। साथ ही मैं दो स्टॉक्स आप लोगों के लिए लाया हूं जिन्होंने अभी फ्रेश ब्रेकआउट दिया है और आने वाले दिनों में आपको अच्छा टारगेट दे सकते हैं बाइंग की साइड पे। तो सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी ने पहले क्या किया। मैंने आप लोगों के लिए 7 तारीख को एक वीडियो बनाया था जिसमें निफ्टी ने 15,900 का मेरा टारगेट हिट कर दिया था और मैंने आप लोगों को बोला था कि इसके बाद निफ्टी को शॉर्ट करना अच्छी बात नहीं है। हो सकता है निफ्टी यहाँ से एक पुल बैक दे और अच्छा खासा पुल बैक आ सकता है। मैंने आप लोगों को उस वीडियो में बोला भी था कि बेस्ट शॉर्टिंग एरिया जो रहेगा वो यही रहेगा 16,800 के पास। यहाँ पे आपको अच्छा खासा रिस्क ऑन रहेगा, निफ्टी यहाँ तक बाउंस हो उसके बाद ही शॉर्ट करना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता था, मैंने आप लोगों को बोला भी था कि मुझे लगता है निफ्टी अब इसी जोन में कुछ दिन रहेगी। लेकिन सारी कहानी चेंज हो गई 8 तारीख को। तो देखते हैं 8 तारीख को क्या हुआ। आवली चार्ट में क्योंकि मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाता इसलिए हम लोग डेली चार्ट में आ गए हैं। तो 8 तारीख को बनी बुलिश इंगल्फिंग। ये बुलिश इंगल्फिंग है और ये मोस्ट पावरफुल कैंडलस्टिक्स पैटर्न होता है इन ऑल द कैंडलस्टिक्स पैटर्न। मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं दिखा है तो माई बटन में उसका लिंक लगा दूंगा, उसको जरूर चेकआउट कीजिएगा। आप लोगों को काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो सारी कहानी जो मैंने आप लोगों को बोली थी कि 15,900 से 15,400 के बीच में रेंज में रह सकता है, हवा कर सकता है, लेकिन इसने नेक्स्ट डे ही बुलिश इंगल्फिंग बना दिया जो कि एक रिवर्सल कैंडलस्टिक्स पैटर्न होता है। और जैसे ही मार्केट ने रिवर्सल कैंडलस्टिक्स पैटर्न बनाया तो मार्केट ने ये शो कर दिया कि मार्केट का बॉटम लगभग बन ही चुका है। हम लोग 70-80% एक्यूरेसी से ये बात बोल सकते हैं कि मार्केट का बॉटम ऑलरेडी फॉर्म हो चुका है। और अगर नहीं तो मार्केट हो सकता है इस बॉटम को दोबारा टेस्ट करे, वो बात की बात है। लेकिन फिलहाल मार्केट का बॉटम 70-80% एक्यूरेसी से हम लोग बोल सकते हैं कि बन चुका है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, अगर ये मार्केट का बॉटम बन चुका है तो हम लोगों को बाइंग पे फोकस करना चाहिए। अब बाइंग पे क्योंकि मार्केट तो टोटल सेलिंग मोड में था तो बाइंग कहाँ करनी चाहिए, चलिए उसके लिए वापस से आवली चार्ट पे चलते हैं। मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि बाइंग अगर करनी भी है तो हम कैसे बाइंग करेंगे। तो दोस्तों हम आवली चार्ट में वापस से आ गए हैं। अगर आप लोग नोटिस करेंगे तो मैंने काफ़ी पहले से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी है इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करके, जिसने यहाँ पर भी रेजिस्टेंस दिया मल्टीपल टाइम, यहाँ भी दिया, यहाँ भी दिया, यहाँ भी दिया। ऑलमोस्ट उसी रेजिस्टेंस है, यहाँ पर से भी गिरी और वापस से आके उसी रेजिस्टेंस के पास आ गई है मार्केट। और मैंने आप लोगों को ये बात भी बताई थी कि जो लाइन जितनी बार टेस्ट होगी वो उतनी वीक होती जाएगी। तो ये लाइन जो इतनी स्ट्रांग थी पहले ट्रेंड लाइन, अब समय के साथ ये और वीक होती जा रही है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, मार्केट एक बार इसको वापस से टेस्ट कर दे, वापस से नीचे की तरफ करेक्शन दे दे, लेकिन करेक्शन वो उतना स्ट्रांग अब नहीं होगा, चांसेस उसके कम है। और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन बनाई थी जिस ब्रेकडाउन से पहले मैंने आप लोगों को सेलिंग का बोला था, और उसके बाद इसी को टेस्ट करके हमारा टारगेट भी मार्केट ने पूरा किया। अब वापस से मार्केट उसी लाइन के पास आ गई, लेकिन अगर आप नोटिस करेंगे तो मार्केट ने इस लाइन को टच भी नहीं किया और एक कंसोलिडेशन स्टार्ट कर दिया। तो मार्केट हमको ये शो करना चाहते हैं अगर मार्केट इस लाइन को एक बार में टेस्ट करती है तो दोनों ट्रेंड लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन एक साथ आ जाती, तो डबल रेजिस्टेंस यहाँ पे बन जाता। अगर मार्केट इसको एक बार में टेस्ट करती तो यहाँ से एक अच्छा खासा करेक्शन आ सकता था, लेकिन मार्केट ने समझदारी ये दिखाई, क्योंकि मार्केट तो सब जानती है, मार्केट सबसे ज़्यादा समझदार है। मैं इसको चार्ट को थोड़ा क्लीन कर देता हूँ आपको बाकी चीज़ें समझाने के लिए। तो मार्केट ने सबसे बड़ी समझदारी ये दिखाई कि मार्केट ने इस रेजिस्टेंस से पहले ही हाई लगाकर कंसोलिडेशन स्टार्ट कर दिया। तो इसका मतलब यह है कि मार्केट अभी रेजिस्टेंस की पे पहुंची नहीं तो रेजिस्टेंस का रिस्पेक्ट क्या करेगी। मार्केट रेजिस्टेंस से पहले ही कंसोलिडेशन कर रही है, तो हो सकता है मार्केट अपने अंदर वो मोमेंटम जनरेट कर रही है। जैसे स्प्रिंग होता है ना, स्प्रिंग ऐसे 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 होता है, तो जैसे जैसे हम स्प्रिंग को हम छोटा करेंगे, ऐसे ऐसे प्रेस करेंगे दोनों तरफ, तो उसमें मोमेंटम जनरेट होता है, पावर जनरेट होती है। जैसे इसको छोड़ते हैं ना एकदम स्प्रिंग बाउंस हो जाता है, ऐसा ऐसा बाउंस हो जाता है। तो मार्केट भी एक कॉइल फॉर्मेशन यहाँ क्रिएट कर रही है। तो हो सकता है मार्केट जिस तरफ भी, ऊपर या नीचे, दोनों ही तरफ एक अच्छा खासा मोमेंटम बिल्डअप कर दे, जिस तरफ भी ब्रेक करे। तो नीचे ब्रेक करने के लिए मार्केट को क्या चाहिए, मार्केट को ये जो सपोर्ट एरिया है 16,400 का, इसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो निफ्टी जब इसको ब्रेक करेगी तब वो नीचे की तरफ कॉइल बस्ट होगा और वो नीचे 15,900 तक वापस जा सकता है। लेकिन अगर मार्केट ने 16,800 ब्रेक किया, 16,836 टू बी प्रिसाइज, जो कि हमने पिछली बार 16,850 लिया था, राउंड ऑफ फिगर हम ले लेते हैं। अगर मार्केट ने उस तरफ ब्रेक किया, मतलब एक कैंडल मार्केट ने इसके ऊपर बनाई, तो मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन, जो कि गिरती हुई ट्रेंड लाइन है, फॉलिंग ट्रेंड लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन, दोनों को एक साथ ब्रेक करेगी। और उससे पहले मार्केट ने कॉइल बनाया हुआ, एक पैटर्न बनाया हुआ कंटिन्यूएशन का,
कई लोग उसको पिन एंड फ्लैग भी बोलते हैं, बट ये वो नहीं है, बट फिर भी एक कॉइल पैटर्न तो है ना। तो अगर निफ्टी आने वाले दिनों में 16,400 नीचे ब्रेक करे तो आपको 15,900 तक की जर्नी मिल सकती है, और अगर 16,850 ऊपर की तरफ ब्रेक करे तो आपका पहला टारगेट ऊपर की तरफ आपको 17,220 का मिल सकता है, और अगर 17,220 के ऊपर भी मार्केट ने सस्टेन कर लिया तो आपको फर्दर 17,800 तक की जर्नी मिल सकती है। तो मैं अगर सिंपल भाषा में लिखूं तो निफ्टी में आने वाले दिनों में हम लोगों को ध्यान रखना है 16,850 से 16,400 के बीच में निफ्टी किधर ब्रेक करती है। तो जिधर भी निफ्टी आवली क्लोजिंग दे, अगर 16,400 के नीचे क्लोज देगी तो हमारा टारगेट 15,900 का हो जाएगा, और 16,850 के ऊपर क्लोज देगी तो हमारा टारगेट 17,220 से लेकर 17,800 का हो जाएगा। तो आप उसी हिसाब से ट्रेड कीजिएगा, और जो भी उससे पहले स्विंग बने 16,400 ब्रेक करने से पहले जो भी स्विंग बनेगा वो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। साथ ही 16,850 को ब्रेक करने से पहले जो भी लोअर स्विंग बनेगा वो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो आने वाले वीक में आपको इन दोनों लेवल्स पे ध्यान देना पड़ेगा, ये बहुत मेजर पॉइंट है मार्केट के लिए। उम्मीद करता हूँ ये एनालिसिस आपको समझ में आया होगा। ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है। तो लास्ट टाइम जब मैंने वीडियो बनाया था तो मार्केट यहाँ पर थी, इसने इस बहुत इंपॉर्टेंट 34,000 के लेवल को ब्रेक कर दिया था, और मैंने आप लोगों से बोला था जब तक ये 34,000 के नीचे है तो ये सेलिंग मोड में ही है, और बेस्ट चलता है ये 34,000 का, और इसका स्टॉप लॉस मैंने आप लोगों को बताया था 35,100 का 15 मिनट क्लोजिंग बेसिस पे। तो मुझे बताते हुए खेद होता है कि स्टॉप लॉस हिट हुआ, मार्केट ने वन शॉट रैली दी, 34,000 को टेस्ट किया, क्लोज दिया उसके नीचे, और नीचे आने की जगह पे मार्केट ने ऊपर जाके हमारा एसएल हिट कर दिया। तो देखिए ऐसा होता है, एसएल हिट होते हैं। अब जो हो गया सो हो गया, अब आगे बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो उसके लिए हम लोग आवली चार्ट में चल देते हैं। दोस्तों मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि बैंक निफ्टी आवली 20 SMA की रिस्पेक्ट कर रही है, जैसे कि इसने यहाँ किया, यहाँ किया, यहाँ किया, फिर यहाँ भी किया, उसके बाद यहाँ पर भी करने की कोशिश करी। मैंने आप लोगों को बोला था कि अगर किसी ने बैंक निफ्टी शॉर्ट कर रखी तो वो ट्रेडिंग एसएल इसको ले सकता है, और अगर नहीं तो लॉन्ग करने से पहले उसको मिनिमम 20 SMA के ऊपर आवली क्लोजिंग के बाद ही लॉन्ग करे। ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर रखा था। ऑल्दो मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है, मैं उसको डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप देखेंगे तो अगर मैंने शॉर्ट रखा होता तो यहाँ पर आवली क्लोजिंग आई और बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी आवली, तो मैं यहीं पर अपने शॉर्ट्स को काट देता। हाँ, रिटेस्ट पे 34,000 पे मैं वापस शॉर्ट करता, उसके बाद अगले दिन गैप अप हुई तो वो लगना ही था, लेकिन फिर भी इस 20 SMA ने काफ़ी क्लू दे दिया था। लेकिन अभी क्या, अभी अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी वापस से इस स्विंग के पास, ये लास्ट स्विंग 35,000 का था, उसके ऊपर गई भी, 2 घंटा उसके ऊपर सस्टेन किया, फॉलोअप नहीं आया और नीचे गिर गई। अब ये उस रेंज के अंदर है, तो अभी इसकी जो रेंज है 35,000 से लेके 34,000 की इसकी रेंज हो गई है वापस से, 35,100 बोलूँगा, और अगर मैं इस हाई को भी कंसीडर कर लूँ 35,374 का, मतलब 35,400 मान लीजिए आप, तो 35,400 लेके 34,000 तक की एक रेंज है बैंक निफ्टी की। जब तक बैंक निफ्टी ऊपर या नीचे दोनों तरफ इसमें से किसी रेंज को ब्रेक नहीं करती तो नया ट्रेंड मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो अब आप लोगों के लिए 35,400 और 34,000 ये दो मेजर पॉइंट है। 35,400 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलती है तो आपको 37,000 तक के टारगेट मिल सकते हैं, और 34,000 के नीचे अगर बैंक निफ्टी वापस से सस्टेन करती है तो हो सकता है इस लो को वापस से टेस्ट करे, जो कि 32,000 के पास था। तो मैं सिंपल भाषा में अगर लिखूं तो आप लोगों को 35,400 और नीचे 34,000 इन दोनों लेवल पर नज़र रखनी है। अगर 34,000 के नीचे मार्केट जाएगी तो वो 32,000 तक जा सकती है, और 35,400 के ऊपर अगर निकलती है बैंक निफ्टी तो वो 37,000 तक जा सकती है। स्टॉप लॉस वैसे ही रहेगा, उसको ब्रेक करने से पहले जो भी लास्ट स्विंग लगेगा वो आपका स्टॉप लॉस होगा। मान लीजिए बैंक निफ्टी यहाँ पे ऐसे रेंज बना के उसको फिर ब्रेक करे तो जो भी ये लास्ट स्विंग है ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये भी समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा। जो नहीं कि आप हमेशा ट्रेडिंग करें, कभी कभी मार्केट से आउट होना भी अच्छी बात होती है, अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करना भी हमारी खुद की जिम्मेदारी। तो आज का जो पहला स्टॉक मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ वो है सिप्ला। इसने भी बिल्कुल फ्रेश ब्रेकआउट दिया है फ्राइडे को ही, एक अच्छी खासी सॉलिड कैंडल इसने बनाई है, वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा था, और ये ब्रेकआउट लाइफ टाइम हाई के ऊपर हुआ है, और आप देखेंगे लाइफ टाइम हाई पर इसने अच्छा खासा कंसोलिडेशन किया, और उसके बाद एक लंबे चौड़े कंसोलिडेशन के बाद लगभग ये 10 महीने का 10 मंथ्स का कंसोलिडेशन जिसको इसने ब्रेक किया है। ये ब्रेकआउट पॉइंट था 997 का, तो एक अच्छा ब्रेकआउट है। और अगर मार्केट का बॉटम लगा है, आप समझिए अगर मार्केट का बॉटम लग गया है तो उसके बाद वन ऑफ द फर्स्ट स्टॉक है जिसने ब्रेकआउट दिया है सिप्ला।
मेरी एक थ्योरम है, मैं हमेशा मानता हूँ कि अगर मार्केट को गिरना है तो ब्रेकआउट्स नहीं आएंगे और मार्केट को अगर चलना है तो ब्रेकडाउन्स नहीं आएंगे। विच मीन्स अगर ब्रेकडाउन आ रहे हैं तो मार्केट गिरने के मूड में है और ब्रेकआउट्स आ रहे हैं तो मार्केट चलने के मूड में है। तो इसलिए ये वन ऑफ द फर्स्ट ब्रेकआउट है बॉटम लगने के बाद, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कल इसने बहुत अच्छी कैंडल भी बनाई है, लगभग 6% अप था ये कल, आप इस पर नज़र रख सकते हैं। अगर किसी को ये स्टॉक, आज की क्लोजिंग इसकी 1044 के आसपास है, अगर किसी को ये स्टॉक 997 के पास मिल जाए, 997, तो भी प्रिसाइज होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको 1000 पर भी मिलता है तो आप इसको बाय कर सकते हैं, और अगर 990 पर भी मिलता है लाइन के नीचे तो भी अच्छी बात है, कुछ सस्ता ही मिलेगा, तो आप इसको खरीद सकते हैं 997 तक। अगर आपको 997 के पास ही मिलता है तो आप इसको बाय कर सकते हैं। आपका पहला टारगेट रहेगा ये 1125 का, जो कि है इस पूरे पैटर्न का, इस लो से, इस बॉटम से इस हाई के बीच में जो डिफरेंस है उसको मैंने इस ब्रेकआउट पॉइंट में जोड़ दिया है 997 में। आप देखेंगे 997 से 869 लगभग 130 पॉइंट का है, तो 130 पॉइंट अगर मैं यहाँ से जोड़ता हूँ तो लगभग 1125 हो जाता है। तो आपका पहला टारगेट रहेगा 1125 का। बट क्योंकि ये वन ऑफ द फर्स्ट ब्रेकआउट है बॉटम लाने के बाद, तो अगर ये चलने पे आया तो 1125 इट्स जस्ट अ फर्स्ट टारगेट, इट्स अ फर्स्ट टारगेट। ये सेकंड टारगेट भी हिट कर सकता है, मतलब इस टोटल हाइट का 2x भी जा सकता है, और वो टारगेट रहेगा आपके लिए 1250 का, 1250 का। और आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए इस कैंडल का लो, जो ब्रेकआउट कैंडल है, मैं इसी के लो की बात कर रहा हूँ, जो कि है लगभग 1270 का। 1270 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, लेकिन ये क्लोजिंग बेसिस का होना चाहिए। तो अगर मैं सिंपल भाषा में इसका भी एनालिसिस यहाँ पे लिखूँ तो सिप्ला CMP है 1044 का, आपको बाय करना है टिल 997, ब्रेकआउट टेस्ट का पॉइंट है, बाय इन डिप्स टिल 997। और आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 970 रुपीज़ का, ये है क्लोजिंग बेसिस का। और आपका टारगेट होना चाहिए पहला 1125, और दूसरा टारगेट होना चाहिए, टारगेट 2 आपका होना चाहिए 1250। तो उम्मीद करता हूँ ये ब्रेकआउट आपको समझ में आया होगा। एक अच्छा हॉरिजॉन्टल ब्रेकआउट है, मैंने हॉरिजॉन्टल ब्रेकआउट के ऊपर भी एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया हुआ है, मल्टी बैगर पैटर्न बोलता हूँ मैं इसको। अगर आप लोगों ने वो वीडियो भी नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक भी आई बटन में लगा दूंगा, प्लीज़ जाके उसको देखिएगा। तो ट्रेडर्स, अगला स्टॉक जो मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ वो है BSC। ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ है वॉल्यूम के साथ, और अगले दिन ये वॉल्यूम फॉलोअप वाली कैंडल भी है। ऑल्दो इसने अपना टारगेट ऑलमोस्ट सेट कर दिया है, 2942 का इसका टारगेट था, और इसने हाई लगभग 2930 के आसपास लगाया है, जो कि काफ़ी अच्छा है, इसने अपना टारगेट हिट कर दिया है। लेकिन अब इसका क्या फ़ायदा, अब जब टारगेट हिट हो गया तो इस स्टॉक को देखने का क्या फ़ायदा। फ़ायदा ये है कि इसने फर्स्ट मूव में टारगेट हिट किया है, अब ये पहला मूव था। ब्रेकआउट के बाद जर्नी ऐसे ख़त्म नहीं होती आसानी से। उम्मीद करता हूँ कि अगर आप लोगों को ये स्टॉक वापस से इस ब्रेकआउट पॉइंट के पास मिले, जो कि है 2323, अगर आपको ये स्टॉक 2323 के पास वापस से मिलता है तो आप इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी बाइंग रहेगी आप लोगों के लिए। आप स्टॉप लॉस देखिएगा इस कैंडल का लो, जो ब्रेकआउट से एक कैंडल पहले बना था, और ये लो है 2130, तो आप 2130 का स्टॉप लॉस रखिएगा। और आपका टारगेट होना चाहिए यही हाई, जो कि अभी अभी इसने बनाया है 2942 का, क्योंकि ये टारगेट सिर्फ ये हाई की बात नहीं है, ये इस पूरे पैटर्न का जो पूरी डेप्थ थी इसको मैंने यहाँ पे जोड़ दिया है। तो अगर आप 2323 पे इस स्टॉक को खरीदते हैं तो आपका टारगेट अगेन यही रहेगा 2942 का। और अगर ये उसके ऊपर सस्टेन करता है तो फर्दर मोर टारगेट दे सकता है सिप्ला की तरह ही, क्योंकि ये भी वन ऑफ द फर्स्ट ब्रेकआउट है आफ्टर दिस मार्केट करेक्शन। अगर हम सिंपल भाषा में BSC की बात करें, BSC ब्रेकआउट की, तो इसका क्लोजिंग आई है 2691 की। इसने थर्सडे को ब्रेकआउट दिया था। अगर ये आपको करेक्शन पे 2323 के आसपास मिलता है तो आप इसको बाय कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 2130 का, ये एंट्री पॉइंट है, और आपका टारगेट रहेगा 2940 मान लीजिए इस केस में। तो यहाँ से आप लोगों के लिए लगभग 600 रुपये का टारगेट है, 200 रुपये का स्टॉप लॉस, 1:3 का आपको रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।